हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो के फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के एक अध्याय 3 को, जिसका नाम है बच्चों जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है बच्चों? जनन स्वास्थ्य। आज आप इस चैप्टर में जनन स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से 3 से 4 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो बहुत छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। बच्चों, इस चैनल पर हम एनसीईआरटी किताब को डिस्कस कर रहे हैं। यानी एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे ही चैप्टर बच्चों ये कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे कोई नई वीडियो उपलब्ध हो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इस चैनल पर बच्चों हम आपके साथ काफ़ी हद तक मेहनत करेंगे जिससे आपके नंबर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे आ सकें। तो आइए देर ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है बच्चों? जनन स्वास्थ्य। आइए यहाँ पे हम कुछ छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातों को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, आपने पिछले अध्याय में अपने जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। यानी आपने रिप्रोडक्टिव यानी जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं, यानी जो शब्द है बच्चों, ठीक है, जो शब्द है जनन स्वास्थ्य, आप उससे क्या समझते हैं, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। यह शब्द साधारणतः यानी सिंपल है। अगर सिंपल हम बात करें, सिंपली बात करें, शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे बच्चों हम WHO के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WA, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसके अनुसार जो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा होती है, मतलब होता है, अर्थ होता है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वस्थ है। ऐसा नहीं कि अगर आप शरीर से हष्ट पुष्ट हैं तो आप स्वस्थ हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको भावनात्मक यानी किसी की सुख दुख में आपको हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। सामाजिक पहलू से जुड़े, जैसे आपके आसपास कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई छोटे मोटे फंक्शन हो रहे हैं, तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई आपसे कोई प्यार से बोले तो आप उससे प्यार से ना बोले, आप लोगों से अच्छे से बर्ताव पेश आएँ, अच्छे से पेश आएँ, लोगों से ठीक से बात करें, अपने शब्दों का अच्छे से चयन करें कि आपको सामने वाले को ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे उसको तकलीफ ना हो। ठीक है, ये सामाजिक स्वास्थ्य हैं। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है बच्चों? स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। ठीक है, जिससे लोगों के जनन अंग, ठीक है, जिससे लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हो, यानी नॉर्मल हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों हम इसके अगले पार्ट पे। यहाँ पे आपने देखा कि जो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, WHO बताता है कि कोई व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से जुड़े हों, सामाजिक पहलू से जुड़े हों, ठीक है, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी वो क्या हों, हष्ट पुष्ट हों, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ समाज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? स्वस्थ समाज हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम बच्चों इससे संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक को। देखिए, यौन संबंधित, ठीक है, सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हों, जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। ठीक है, अब तक आपने पढ़ा कि जो व्यक्ति होना चाहिए, जो जनन स्वस्थ होना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो जनन स्वस्थ कहला सकता है। तो वो व्यवहारिक होना चाहिए,
ठीक है, क्या होना चाहिए, बिहेवियर उसका बेहतर होना चाहिए, ठीक है, लोगों से बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला जो हमें पढ़ना है टॉपिक, वो पढ़ना है हमें जनन स्वास्थ्य एवं कार्य नीति। ठीक है, जनन स्वास्थ्य एवं कार्य नीति के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो भारत ही एक ऐसा बच्चों देश है जिसने क्या किया है, राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, इन कार्यक्रमों को बच्चों हम परिवार नियोजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि परिवार, अच्छा अब अभी आप इस शब्द सुना कि जो भारत है उसने ही परिवार नियोजन यानी आप कह सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य की परिकल्पना की पूरे विश्व में। ठीक है, आइए परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन का मतलब जो अब परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। ये परिवार नियोजन पहले जाना जाता था, अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। ज़्यादातर जो नाम है वो परिवार नियोजन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि सीमित परिवार को रखना, यानी कम लोगों के साथ परिवार में एडजस्ट होना, ये क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ठीक है, आइए पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया है। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं हाल ही के दिनों में जनन से संबंधित एक कार्यक्रम चालू किया गया जिसका नाम है RCH, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसकी हिंदी मीनिंग जो बनती है बच्चों वो देखिएगा, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे RCH के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए जननात्मक रूप में स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक जनन स्वास्थ्य समाज की कल्पना करने के लिए यानी उसको बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन्हें हम जन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जान सकते हैं, या मुख्य रूप से यही कार्यक्रम है जो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये कार्यक्रम लोगों को अवेयरनेस यानी लोगों को जन स्वास्थ्य के प्रति क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए लाभदायक है, या लाभदायक हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बेनिफिशियल हो सकते हैं, जो लोगों को क्या कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में ला रहे हैं, कि एक्साइटेड कर रहे हैं, जिससे ये हो सके कि जनन स्वास्थ्य जो है लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, श्रव्य तथा दृश्य, श्रव्य मतलब सुनने, दृश्य मतलब देखने, सुनने को हम बोलते हैं ऑडियो और देखने को बोलते हैं विजुअल, यानी श्रव्य तथा दृश्य यानी ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन यानी कुछ NGO हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है, विभिन्न उपाय कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे NGO और नॉन NGO, ठीक है, सॉरी NGO और GO यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेजी से कह सकते हैं लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। यानी जो छोटे बच्चे, ठीक है, कैसे बच्चे, छोटे बच्चे, उनको समझने के लिए, ठीक है, जनन स्वास्थ्य क्या हो सकता है, इसमें हमारे आसपास के माहौल जो होंगे बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के लोग हमें काफ़ी हेल्प प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं। आपका आंसर क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि इसका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि क्लासों में, कक्षाओं में यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी तो जो बच्चे हैं यौन शिक्षा से होने वाली यौन से होने वाली बीमारियों से वो खुद को बचाएंगे तथा आसपास के लोगों को भी अवेयरनेस करेंगे, जिससे एक ऐसे समाज की परिकल्पना होगी, एक ऐसे समाज का जागरूकता होगी जो क्या होंगे, जनन स्वास्थ्य से संबंधित होंगे, यानी उनमें जनन स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बीमारियां नहीं होंगी, लोग क्या होंगे, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। चलिए आइए देखिए, ठीक है, यौन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ,
ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, गलत अफवाह हैं जो इनके बारे में क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों भ्रांतियों मतलब अफवाह पर विश्वास ना कर सकें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। यानी अब तक जो यौन संबंधित चीज़ों से लोगों में जो गलत धारणा थी उससे क्या होगी, बच्चों में या जो लोग पढ़ेंगे, जिनको नॉलेज होगी, उससे उनको छुटकारा मिल सके। ठीक है। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन स्वास्थ्य संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि जनन अंगों, किशोरावस्था, जो देखिए किशोरावस्था में जब कोई बॉडी जाती है तो उसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन क्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे के जो प्रसव होता है यानी पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारी आदि से जागरूक स्वास्थ्य परिवारों का निर्माण होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन बनता है कि अगर हम कह रहे हैं कि एक जागरूक स्वास्थ्य परिवार का निर्माण करना हो तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो बच्चे एडल्ट हो चुके किशोरावस्था में उन्हें यौन संबंधित बीमारियों के बारे में, ठीक है, उनसे होने वाली चीज़ों को, उनसे संबंधित सभी विषयों पे विचार विमर्श करना चाहिए ताकि ऐसे जनन स्वास्थ्य परिवार का निर्माण हो सके। ठीक है। साथ ही अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधित अपराधों के बारे में जागरूकता मिल सके। ठीक है बच्चों, क्या मिल सके, जागरूकता मिल सके। ठीक है। आगे देखिए, जागरूकता मिल सके या पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोगों में क्या हो, इसके प्रति अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है बच्चों। आइए देखिए, उत्पीड़न जैसे यौन दुरुपयोग, यौन संबंधित अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग उन्हें रोकने के एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। ठीक है। आगे कह रहे हैं बच्चों कि जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता, ठीक है, तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। आप ऐसे ही नहीं एक जनन स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। उसके लिए जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी जो कि सफलपूर्वक कार्य कर रहे हों। ठीक है। मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए, व्यावसायिक विशेषज्ञता होनी चाहिए तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि प्रेगनेंसी यानी भर्ता, प्रसव, ठीक है, डिलीवरी, यौन संचरित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, मेंस्ट्रुअल साइकिल या महावरी संबंधी समस्याओं, बाध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इन सब चीज़ों को अगर हम प्रोवाइड करें तो हम एक जनन स्वास्थ्य समाज की परिकल्पना कर सकते हैं ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्भेदन, एमिनोसेंटेसिस, जांच लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बल प्रतिरक्षण टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे अगर एक चीज़ आपको समझना है, ठीक है, क्या समझना है, एक चीज़ कि उल्भेदन क्या होता है या अमीनोसेंटेसिस क्या होता है, तो समझिए जो गर्भपात होता है, क्या होता है, गर्भपात होता है, उसे हम अमीनोसेंटेसिस कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा खासकर फीमेल बॉडी का, किस बॉडी का, फीमेल बॉडी का जब हम गर्भपात कराते हैं, किस बॉडी का बच्चों, ये देखिए फीमेल बॉडी, ठीक है, फीमेल बॉडी का जब हम गर्भपात कराते हैं तो उसे गर्भपात कराते हैं तो उसे अमीनोसेंटेसिस या उल्भेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्भेदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कई बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में और एग्जाम कोई बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है। तो अमीनोसेंटेसिस क्या होता है बच्चों, अमीनोसेंटेसिस होता है जिसमें जांच लिंग परीक्षण किया जाता है, वो अमीनोसेंटेसिस हो। तो अमीनोसेंटेसिस पे क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फिलहाल तो प्रतिबंध है लेकिन स्ट्रिक्टली प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चलिए, अमीनोसेंटेसिस में अम्नियोटिक द्रव्य, जो अमीनोसेंटेसिस होता है उसमें एमनियोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये विश्लेषण इसलिए किया जाता है ताकि ये नहीं कि लड़का है लड़की, ऐसा नहीं हो सकता है, बच्चों में कोई सिंड्रोम हो, कोई बीमारी हो, तो उसको पता करने के लिए हम अमीनोसेंटेसिस कर सकते हैं। ठीक है। आगे आइए देखते हैं बच्चों,
आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला जो पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है आपके बारे में। ठीक है, सॉरी इस जनन स्वास्थ्य के बारे में क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यानी अमीनोसेंटेसिस ऐसा नहीं कि लिंग जांच के लिए ही सिर्फ किया जाए, ऐसा बच्चों हम कर सकते हैं, उसके द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां, एनजीओ और जियो, ठीक है, जियो का मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी सरकारी, एनजीओ का मतलब नॉन सरकारी, ठीक है, एजेंसियां नई विधियां तलाशने पर विद्यमान को ही बेहतर कर बनाने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ, जिसे हम CDRI के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, CDRI, ये आपको याद होना चाहिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार नीट की परीक्षाओं में भी बच्चों, किसमें, नीट की परीक्षाओं में भी आपसे ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, नीट की परीक्षाओं में उन्होंने पूछा है कि CDRI कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में CDRI में क्या होता है, सहेली नामक दवा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI ने की है। तो सहेली को किसने बनाया है, CDRI जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है उसने बनाया है। आगे देखिए यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब कि यौन संबंधी जिनको बहुत ज़्यादा जागरूकता है, ठीक है, तथा चिकित्सा यानी मेडिकल हेल्प की सहायता से जो छोटे बड़े बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बड़े जो बच्चे हैं उनके मैटरनल रेट आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मैटरनल रेट कह